हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय केमिस्ट्री कैंपस यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए जीओसी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस हिंदी में अनुनाद कर देते हैं। इसकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं, या मैं कहूँ रेजोनेंस की यदि मैं एक लाइन शॉर्ट एंड स्वीट बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल और आयन। किसी मॉलिक्यूल और आयन में इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइज होना, घूमना एक जगह से दूसरी जगह पर, वही क्या होता है, रेजोनेंस होता है। बट इसकी बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। हो सकता है थोड़ा सा वीडियो लंबा बन जाए, बट ध्यान से समझें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सबसे पहला यदि मैं इसकी करेक्टरिस्टिक बोलूं रेजोनेंस की, तो इट इज ए इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस, इट इज ए इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। इंट्रामोलिकुलर मीन्स एक ही मोलिक्यूल में होने वाली प्रोसेस है, पहली बात। दूसरी यदि मैं बात करूं, रेजोनेंस डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम। रेजोनेंस क्या कहा दूसरे में, रेजोनेंस डिक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम and increase the stability of system। जब भी रेजोनेंस इंक्रीज होगा किसी मॉलिक्यूल या आयन में तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ध्यान में रखें दूसरी बात। अब जो ये रेजोनेंस से जो कई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी मॉलिक्यूल की, उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। उनको हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। उनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। पहली बात तो ये कि ये जो स्ट्रक्चर होती हैं ये सब की सब इमेजिनरी होती हैं, हाइपोथेटिकल होती हैं, जबकि रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है वो क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, आर हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी कह सकते हो। बट रेजोनेंस हाइब्रिड इज ए रियल स्ट्रक्चर या ट्रू स्ट्रक्चर होती है। रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होती हैं उन सबको मिलाकर के एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई जाती है जो सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल बता देती है। उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। वो एक रियल स्ट्रक्चर होती है, बट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं सब के सब काल्पनिक हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हैं। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं, रेजोनेंस इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ एलपी एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। रेजोनेंस इन्वॉल्व द डीलोकलाइजेशन ऑफ LP एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। LP और पाई इलेक्ट्रॉन का इनमें मोस्टली डीलोकलाइजेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट फॉलो लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल का फॉलो करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में यदि बात करूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फर्स्ट फॉलो लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल का मतलब ये है कि कार्बन टेट्रावेलेंट ही होगा, कभी भी पेंटावेलेंट नहीं करना है अपने को, 5 वैलेंसी नहीं करनी है। ऐसे नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम टेट्रावेलेंट हो सकता है, मैक्सिमम बोला मैंने, उसको भी कभी भी पेंटावेलेंट नहीं करना है। ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट नहीं करना है। कुल मिलाकर की बात समझ में आ गई होगी शायद कि इनमें ये सब जो हैं ये लुईस स्ट्रक्चर का फॉलो करते हैं। ऑक्सीजन ट्राइवेलेंट तो हो जाएगा, सॉरी, बट टेट्रावेलेंट नहीं होगा। एलपी डोनेट करके ट्राइवेलेंट हो जाएगा, बट टेट्रावेलेंट नहीं होगा। ऑक्सीजन की 4 वैलेंसी नहीं करनी है, कभी भी 3 वैलेंसी तक हो सकती है। क्लियर है बात? अगला पॉइंट समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की यदि मैं बात करूं, इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ द एटम रिमेन सेम बट द resonating structure should be differ in the arrangement of electrons। क्या कहा इसमें
कि इस पॉइंट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं इनमें जो एटम का अरेंजमेंट है वो सेम रहता है, एटम को अपनी पोजीशन से नहीं हटाना है, बट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी डिफर। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स शुड बी सेम बट डिफर इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आप चाहो तो इनके नोट्स बना सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो डिफर होता है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि जो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं इस टाइप से अपने को रिटर्न कर लेती हैं कि इनमें नेगेटिव चार्ज जो है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर रहे और पॉजिटिव चार्ज जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो नेगेटिव चार्ज बियर करे, रखे अपने ऊपर, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो पॉजिटिव चार्ज रखे। क्लियर है बात? contributing structure should be written in such a way that most electronegative atom bear negative charge and less electronegative atom bear positive charge। क्लियर है? मतलब most electronegative atoms bear negative charge और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बियर पॉजिटिव चार्ज इनमें होना चाहिए। इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज सेपरेशन शुड बी लो। चार्ज सेपरेशन हमेशा कम से कम होना चाहिए। क्या कहा इस पॉइंट में, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा। देखो एक बार मैं कह रहा हूँ ये प्लस ये माइनस, फिर मैं कह रहा हूँ ये प्लस ये माइनस, फिर मैं कह रहा हूँ ये प्लस ये माइनस, फिर मैं कह रहा हूँ ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। देखो क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है। अप टू डाउन जाने पर क्या हो रहा है, चार्ज सेपरेशन इंक्रीज हो रहा है। चार्ज सेपरेशन इंक्रीज होगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी यदि चार्ज सेपरेशन ज्यादा हो जाएगा। तो चार्ज सेपरेशन शुड भी कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव जो हैं वो एक दूसरे के नज़दीक होने चाहिए, उनके बीच डिस्टेंस कम होनी चाहिए। क्लियर है बात? अगली बात, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक चार्ज यानी सेम चार्ज डज नॉट लाइज एट एडजासेंट एटम। एडजासेंट एटम के ऊपर सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे सपोज दैट ये कोई दो एटम हैं ए और बी, इनके ऊपर सेम चार्ज नहीं होना चाहिए, ऐसा गलत है। ऐसे मैं कहूँ ए और बी इनके ऊपर नेगेटिव नेगेटिव, ये भी गलत है। लाइक चार्ज जो है वो डज नॉट लाइज एट एडजासेंट एटम। एडजासेंट एटम पर सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ करेक्टरिस्टिक, एक दो करेक्टरिस्टिक और बता देता हूं रेजोनेंस से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखें, अगला जो पॉइंट है, जो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होती हैं वो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं। कैसे? सपोज दैट RCOO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन है ये, इसमें जब रेजोनेंस होता है तो नेगेटिव यहाँ और ये पाई टूट करके आगे चला जाता है, तो RCO पर माइनस, ये हो गया डबल बॉन्ड। क्लियर है बात? अब ये जो दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं, दोनों सेम स्ट्रक्चर हैं। देखें आप, रेजोनेंस भी हो रहा है और इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर भी है। तो ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर इनको बोलते हैं। किसकी कंपैरेटिवली? सपोज दैट, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये बेंजीन रिंग, इसके ऊपर OH ग्रुप जोड़ते ही फिनोल बन जाता है। ठीक है, अब मैं बात करूं कि इसमें रेजोनेंस की, तो ये LP इधर है। अब ये कैसे ट्रांसफर होते हैं ये भी आगे डिस्कशन करेंगे। तो देखो यहां पर ये पाई टूटने से नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, OH एक लोन पेयर बचा हुआ है और पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ इस
फिनोल से में जब ये रेजोनेंस होता है, या फिर मैं इसमें ये कहूं कि देखो इसमें ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगे, यानी इनकी स्टेबिलिटी कम होगी। क्लियर है बात। और इक्विवेलेंट की यदि बात करूं मैं, तो ध्यान से देखना आप, यदि मैं फिनोल से यदि H+ रिमूव कर दिया जाता है, यहां से H+, तो ये फिनोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, O जिस पर 3 Lp नेगेटिव चार्ज, ये बन गया फिनोक्साइड आयन। ठीक है, इसका नाम था कार्बोक्सिलेट आयन। इसमें जब रेजोनेंस होता है, ये Lp इधर और ये पाई टूट करके आगे इस प्रकार से ट्रांसफर होता है, तो देखना इस ऑर्थो पर नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड हो, यहाँ 2 Lp, अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी ये न्यूट्रल हो गया। क्लियर है बात, नेगेटिव था, Lp डोनेट कर दिया, न्यूट्रल हो गया, ये दोनों पाई एज इट इज रहेंगे। अब इसमें देखो फिनोक्साइड आयन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अभी यदि बात करें तो ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं है इसकी तरह। इसमें दूसरी बात अपन ये देखें कि इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जो भी इसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है। तो इस प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम होगी कंपैरेटिवली इस टाइप की, इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हैं और जो नेगेटिव चार्ज है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर ही है हमेशा, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। क्लियर है। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितनी भी होती हैं, इनमें जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा रोल होता है, वो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है इन रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है बात। इस टाइप की ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं रेजोनेंस से रिलेटेड। अब मैं आता हूँ वापस इंपॉर्टेंट बात पर, जिसको हमें बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है, उसके बिना रेजोनेंस नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, जिसको मैं कहूँ पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, हेडिंग डाल दूँ उसकी, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। देखो रेजोनेंस कब कब पॉसिबल हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। इस टॉपिक को मैं समझाऊं इससे पहले मैं इसमें एक बार बार वर्ड यूज करूंगा, कॉन्जुगेशन पोजीशन या कॉन्जुगेटिव पोजीशन। ठीक है, कौन सी पोजीशन? कॉन्जुगेटिव पोजीशन, कॉन्जुगेटिव पोजीशन। ये समझना जरूरी है कि कॉन्जुगेटिव पोजीशन क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी दो एडजासेंट एटम पर जो पोजीशंस होती हैं उन्हीं को कॉन्जुगेटिव पोजीशन बोलते हैं। एडजासेंट एटम पर होनी चाहिए बट वो, जैसे सपोज दैट नंबर 1 में बात करूं, जैसे इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और इसके पास वाले इस कार्बन पर पाई बॉन्ड है इस टाइप से, तो मैं कह दूंगा कार्बन का पॉजिटिव कार्बन इस कार्बन के पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है। पास पास वाले एटम पर जो पोजीशन होती हैं उनको ही क्या बोला जाता है? कॉन्जुगेटिव पोजीशन बोली जाती है। सपोज कार्बन पर नेगेटिव सिंगल सी डबल बॉन्ड, यहाँ नेगेटिव पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है। सपोज ये मैं कह दूं ऑक्सीजन LPH और C डबल बॉन्ड इस टाइप से, तो मैं यहाँ कह दूंगा कि ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन के पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, सपोज दैट मान लो मैं कह दूं कार्बन पर फ्री रेडिकल C डबल बॉन्ड, मैं कह दूंगा इस कार्बन का फ्री रेडिकल इस कार्बन के पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है। क्लियर है बात। तो इस और भी हो सकते हैं इस टाइप से। तो कुल मिलाकर के बात ये होगी कि पास पास वाले एटम पर जो पोजीशन होती है उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेटिव या कॉन्जुगेशन पोजीशन होती है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी की। देखिए सबसे पहली पॉसिबिलिटी, इफ पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेटिव विद पाई बॉन्ड, प्लस और पाई कॉन्जुगेटिव में हो। कैसे? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और CH2 पर पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान दीजिए इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पर पाई बॉन्ड है। ऐसी
कॉन्जुगेटिव पोजीशन जब भी आएगी तो हम क्या करेंगे, हमेशा ये पाई का ट्रांसफर पॉजिटिव चार्ज की ओर करेंगे। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा, CH2। इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो इस पर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, यहाँ से पाई ब्रेक हो ही गया, सिंगल हो जाएगा। और इस कार्बन के कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि इधर से इसका पाई ब्रेक हो गया, इधर से नया पाई जनरेट हो रहा है, तो CH डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CH2 पर पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम थे, इलेक्ट्रॉन आ गए टूट करके। क्लियर है बात? इस टाइप से रेजोनेंस करना है ऐसी कंडीशन के अंदर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं ये दोनों, जिनको हम कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कह देते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बीच में हमेशा ऐसा डबल हेडेड एरो यूज किया जाता है, दोनों तरफ हेड हों उसके, ऐसा एरो यूज किया जाता है। दूसरी देखो, इफ नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेटिव विद पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेटिव पोजीशन में हो, कैसे देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 पर नेगेटिव चार्ज। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज हमेशा पाई की ओर जाएगा। इज इट क्लियर? ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर के आगे वाले कार्बन या जो भी एटम है उस पर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये नया पाई बॉन्ड जनरेट करेगा। तो CH2 पर नेगेटिव, फिर सिंगल हो गया, फिर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, इस टाइप से रेजोनेंस हो जाएगा। नंबर 3 की यदि बात करें कि इफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटिव विद पाई बॉन्ड, कि यदि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पाई बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में हो तो क्या होगा। देखिए कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और यहां मैं ले लेता हूं OH। ठीक है, यहां इस ऑक्सीजन पर जो ये लोन पेयर प्रेजेंट है ये, और इस ऑक्सीजन के एडजासेंट कार्बन के ऊपर, पास वाले कार्बन पर पाई बॉन्ड है ये दोनों कॉन्जुगेशन पोजीशन में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, LP बॉन्ड की फॉर्मेशन करेगा, पाई ब्रेक होके आगे वाले एटम पर शिफ्ट हो जाएगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या करेंगे अपन, CH2 पर नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड OH, एक LP तो इस पर रहेगा, LP की कमी हो गई जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो पॉजिटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। क्लियर है बात? फोर्थ जो पॉसिबिलिटी होगी रेजोनेंस की वो होगी इफ पाई बॉन्ड इज कॉन्जुगेटिव विद ओड इलेक्ट्रॉन, ओड इलेक्ट्रॉन कहें या फ्री रेडिकल कहें या फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन कह दूं मैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में हो। देखिए कैसे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इस पर फ्री रेडिकल है। जब ऐसी कॉन्जुगेटिव पोजीशन आती है कि एक पास इस पर फ्री रेडिकल है, पास वाले पर पाई बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है, इस पाई बॉन्ड का भी होमोलाइटिक क्लीवेज करवाना है। होमोलाइटिक मतलब बराबर बीच में से ब्रेक करना है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन तो इस पर चला जाए, एक इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाए। होमोलाइटिक को इस प्रकार से हाफ एरो से शो करेंगे आप। तो फिर देखो, इस कार्बन पर भी फ्री रेडिकल, इस पर भी फ्री रेडिकल, तो ये दोनों फ्री रेडिकल मिलकर के एक नया बॉन्ड जनरेट कर देंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ ये सिंगल रह जाएगा, बट इस कार्बन पर फ्री रेडिकल मेंटेन रह जाएगा। कैसे बनाएंगे, CH2 पर फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगी चौथी पॉसिबिलिटी। अब नंबर बात करें फिफ्थ नंबर पॉसिबिलिटी की। देखिए नंबर 5, इफ वन पाई बॉन्ड conjugative with another pi bond, एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन में हो, तब देखिए सपोज दैट, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं कि बेंजीन रिंग के ऊपर ये एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो इस कार्बन के ऊपर ये पाई बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, और इस कार्बन के पास वाले इस कार्बन पर भी ये पाई बॉन्ड है, तो पाई पाई कॉन्जुगेशन में हो गया यहाँ पर। क्लियर है?
ऐसी कंडीशन में देखो पाई का ट्रांसफर कौन से पाई की ओर होगा, ये डिपेंड करता है कि वहां डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बिटवीन द एटम। यहां देखिए कि ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये पाई टूट करके इस ऑक्सीजन पर जाएगा। पहले से इस पर कितने एलपी थे, 2 एलपी थे, तो ये पाई टूट करके इधर जाएगा, तो ये पाई बाहर आ जाएगा रिंग से इस प्रकार से। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे वो कैसे बनाओगे, देखो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा, सी, ये एच, ये सिंगल, ये ओ, ये 1 2 3 एलपी नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल और ये डबल मेंटेन है, इस टाइप से बन जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पर पाई है। जब प्लस और पाई कॉन्जुगेशन में हो, अभी मैंने बताई थी शायद पहली शर्त थी, तो ऐसी कंडीशन में पाई बॉन्ड प्लस की ओर जाता है, तो ये पाई यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये पाई यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इस टाइप से इसकी और भी अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं अपन। क्लियर है बात? मैंने समझाने का मतलब था पाई पाई की कंजुगेशन में हो तो क्या होता है। नेक्स्ट बात, लास्ट पॉसिबिलिटी की यदि मैं बात करूं कि एलपी और पॉजिटिव कॉन्जुगेशन में हो तब, इफ लोन पेयर इज कॉन्जुगेटिव विद पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेशन में हो तो क्या होगा, देखिए ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सपोज दैट ये CH2 पर पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड OH, इस कार्बन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर लोन पेयर, तो लोन पेयर पॉजिटिव की तरफ बॉन्डिंग करेगा, CH2 तो न्यूट्रल हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर ही रहेगा और पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस टाइप से रेजोनेंस होगा इसमें। तो कुल मिलाकर के ये 6 कंडीशन जो हैं ये आपको ध्यान रखनी है। ये कंडीशन यदि इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना आप सीख जाएंगे तो आई थिंक किसी भी प्रकार के रेजोनेंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब देखते हैं कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये रूल्स टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रिलेटिव स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होंगी और कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम स्टेबल होंगी। तो इसके लिए कोई एक फिक्स रूल नहीं है कि उसी से अपन डिसाइड कर लें। इसके लिए मैं आपको कई तरीके बताऊंगा, उसकी हेल्प से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को चेक करेंगे, 1 बाय 1 चेक करेंगे। ऑर्डर जो मैं बताऊंगा उसी ऑर्डर में चेक करना है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत से स्टूडेंट को परेशान करता है बट आज के बाद आपको ये परेशान नहीं करेगा। सबसे पहले देखो मैं इनको एक साइड में लिख देता हूँ, फिर इस पर डिपेंड मैं एग्जांपल्स लूँगा आपके सामने ताकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टेबिलिटी चेक करना ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले नंबर एक सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे, चार्ज चेक करेंगे। तो देखिए चार्ज का मतलब ये है कि अनचार्ज जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी चार्ज की कंपैरेटिवली। अनचार्ज ज़्यादा स्टेबल होगी किसकी कंपैरेटिवली, चार्ज की कंपैरेटिवली। क्लियर हुआ? जिस पर कोई चार्ज ही नहीं है तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। सबसे पहले चार्ज ही चेक करना आपको। क्लियर है? बट इसका देखो एक्सेप्शन भी है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। कई बार ये फेल हो जाता है, कैसे ध्यान दीजिएगा। बट कुछ एक्सेप्शन है, ऐसे ज़्यादा नहीं है। सपोज दैट इस टाइप से कोई कंपाउंड है, ठीक है, इसमें जब रेजोनेंस या मैं ये कहूँ कि ये फिलहाल कैसा है, अनचार्ज्ड है, और यदि मैं ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके इस प्रकार से इसकी नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये क्या बनेगा, देखो यहां इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल और ये डबल। ध्यान दीजिएगा इस सिस्टम में कोई एरोमेटिसिटी नहीं थी, बट यहां चार्ज आने से एरोमेटिसिटी क्रिएट हो गई। एरोमेटिसिटी यदि क्रिएट हो जाए तो फिर चार्ज्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ये चीज ध्यान रख लेना, इसका एक्सेप्शन पहले ही पॉइंट का, कि जब चार्ज आने पर एरोमेटिसिटी क्रिएट हो जाए
तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी अनचार्ज से। बट यदि एरोमेटिसिटी नहीं आती है तो फिर अनचार्ज की ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी चार्ज वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंपैरेटिवली। ऐसे एक्सेप्शन बहुत कम है, बट ध्यान रखना। बट इनको भी एरोमेटिसिटी के बारे में आप सोच रहे होंगे एरोमेटिसिटी क्या है, इसके ऊपर एक नेक्स्ट इस प्रकार से अपन एक वीडियो बनाएंगे, फुल डिस्कशन करेंगे। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक सब टाइप के कंपाउंड के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या चेक करेंगे, चार्ज। चार्ज के बाद क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के जो संख्या है वो चेक करेंगे आप। कोवलेंट बॉन्ड की संख्या कैसे चेक करेंगे, देखो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड में जब कोवलेंट बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी, नंबर ज्यादा होंगे, तो उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीज तो मैं कह दूं स्टेबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। दूसरे नंबर पर कोवलेंट बॉन्ड चेक करने। नंबर 3 यदि मैं बात करूं तो चेक करना आपको ऑक्टेट चेक करना है। क्या चेक करना है, ऑक्टेट। ऑक्टेट सभी एटम का ऑक्टेट चेक करेंगे। ऑक्टेट जिसमें कंप्लीट है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी कंपैरेटिवली, जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट देन स्टेबिलिटी इंक्रीज, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो देखो थर्ड नंबर पर ऑक्टेट चेक करना है। ऑक्टेट के बाद क्या चेक करना है, चार्ज सेपरेशन चेक करना है। नंबर 4 चार्ज सेपरेशन। चार्ज सेपरेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि चार्ज जितना ज्यादा, चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा इंक्रीज होगा स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी उसकी। चार्ज सेपरेशन कम से कम होना चाहिए। चार्ज सेपरेशन इंक्रीज तो स्टेबिलिटी डिक्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, इसी ऑर्डर में चेक करना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी को, ठीक है। इसके बाद अपन चेक करेंगे सेम चार्ज। नंबर 5 सेम चार्ज। सेम चार्ज यानी सेम चार्ज एडजेसेंट एटम पर होंगे तो हम जानते हैं उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, और सेम चार्ज दूर दूर होनी चाहिए, कहने का मतलब तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है, सेम चार्ज वाली बात पहले मैं डिस्कस करके आ चुका हूं। नंबर 6 पर आपको डिस्कशन करना है या चेक करना है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर यदि पॉजिटिव चार्ज हो और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर यदि नेगेटिव चार्ज हो तो ये लीस्ट स्टेबल होंगी ऐसी स्ट्रक्चर। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर पॉजिटिव चार्ज, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और उस पर नेगेटिव चार्ज, तो ऐसी दोनों ही कंडीशन में उनकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। क्लियर है। इन्हीं सभी 6 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि जैसे आपको 2, 3, 4, 5 कितनी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दे दे कि इनमें मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सी है तो आप इजीली बता पाओगे, बट चेक करना है इसी ऑर्डर में। क्लियर है। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। तो देखिए अब स्टेबिलिटी चेक करेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की, है ना। उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, बहुत इंपॉर्टेंट से एग्जांपल लिए। यदि एग्जांपल सब आप कर लोगे तो आई थिंक आपको दिक्कत नहीं आएगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करने में। क्लियर है। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी चेक करनी है, वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ इस पर गौर कीजिएगा। देखो वही पैटर्न फॉलो करना है, चार्ज अनचार्ज दोनों ही चार्ज हैं। पहला फेल हो गया। दूसरा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, नो डाउट यहाँ कोवलेंट बॉन्ड कम नजर आ रहे हैं मुझे, यहाँ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा नजर आ रहे हैं, बाकी तो सब सेम ही है। तो यहीं पर फैसला हो जाएगा कि इसमें यदि मैं इनको ऑर्डर से रखूँगा ना तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा है तो 2 की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी 1 की कंपैरेटिवली। कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया दूसरे की स्टेबिलिटी का। तीसरे में देखिए यहाँ पर पहले चार्ज अनचार्ज, ये अनचार्ज है, ये चार्ज्ड है। यही फैसला हो गया कि ये 1 नंबर और ये 2 नंबर हो तो 1 नंबर की स्टेबिलिटी ज़्यादा 2 नंबर से। क्लियर है।
फिर तीसरे एग्जाम्पल में आ जाओ। तीसरे एग्जाम्पल में देखो चार्ज अनचार्ज दोनों ही चार्ज हैं, फेल। नंबर 2 नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड भी दोनों में सेम ही नजर आ रहे हैं, ये भी फेल। ऑक्टेट कंप्लीट, ऑक्टेट यहाँ कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, यहाँ ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है, ये भी फेल, इस पर भी फैसला नहीं हो रहा है। चार्ज सेपरेशन की बात करें, चार्ज इसमें प्लस है ही नहीं तो चार्ज सेपरेशन वाली बात ही लागू नहीं होगी। सेम चार्ज की बात करें तो पास पास सेम चार्ज हो, वो वाली बात आ गई तो वो कम स्टेबल होगा, तो वो सेम चार्ज वाली बात भी फेल हो गई यहाँ पर। तो फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव, तो वो लेस्ट स्टेबल होता है। ये बात, इस छठी वाली बात पर 6 नंबर से इसमें हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर दे सकते हैं कि यहाँ कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव होना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। तो 2 नंबर की स्टेबिलिटी ज़्यादा और 1 नंबर की स्टेबिलिटी कम है। क्लियर है बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है मैंने, ध्यान से देखिएगा। इसको मैं वही नंबर दे दूं, जैसे ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। चार्ज अनचार्ज से पहली और 5वीं दोनों ही अनचार्ज्ड हैं, तो डेफिनेटली 1 नंबर और 5 नंबर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इन दोनों की ऑलमोस्ट इक्वल ही होती है। ठीक है, 1 नंबर और 5 नंबर। अब बात करेंगे बच गई 2, 3 और 4 के ऊपर, तो ये चार्ज हैं सब की सब। फिर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड की यदि बात करें तो वो भी इन तीनों में इक्वल हैं। ऑक्टेट कंप्लीट की बात करें तो वो भी इनमें सेम है। चार्ज सेपरेशन पर आ जाते हैं। देखो अब देखो, यहाँ चार्ज सेपरेशन प्लस माइनस, यहाँ चार्ज सेपरेशन, यहाँ चार्ज सेपरेशन। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 नंबर और 4 नंबर जो है ना, इनमें चार्ज सेपरेशन लो है। चार्ज सेपरेशन लो होता है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो 2 नंबर की और 4 नंबर की स्टेबिलिटी इसके बाद आएगी, 2 और 4, और दोनों में इक्वल ही सी होगी, ऑलमोस्ट इक्वल होगी। ठीक है, और इसके बाद कौन बच जाएगा, नंबर 3 बच जाएगा। समझ में आ गया होगा फिनोल की रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेम ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल लिखे नहीं, और भी बहुत से इस टाइप के मॉलिक्यूल होंगे, फिनोल में कर लो, एनिलीन में कर लो, नाइट्रोबेंजीन में कर लो, सेम उनमें ऐसे ही चार्ज सेपरेशन से फैसला करके अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी का ऑर्डर दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाओ 5 नंबर एग्जाम्पल में। देखो 5 नंबर, डाइजोमेथेन की स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई हैं। पहली बात करूं चार्ज अनचार्ज, सब के सब चार्ज हैं। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो देखो इसमें कितने हैं, 2 तो हाइड्रोजन, 3 3 6, इसमें कोवलेंट बॉन्ड 6 हैं, 6 कोवलेंट बॉन्ड। इसमें 2 4 6, इसमें भी 6 हैं। इसमें 2 3 2 5, इसमें 5 हैं, और इसमें 2 3 और 2 5। डेफिनेटली इसमें इस 1 नंबर और 2 नंबर, इसको मैं 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर और इसको 4 नंबर दे दूं, तो देखो दूसरा जो पॉइंट है अपना, कोवलेंट बॉन्ड की संख्या के ऊपर डिस्कशन करें तो कोवलेंट बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होंगे तो 1 नंबर और 2 नंबर की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। किससे, इन 3 और 4 नंबर से। तो 1 नंबर और 2 नंबर की तो ज़्यादा होगी डेफिनेटली। अब ये इनमें से ज़्यादा कौन से की होगी, आगे चलते हैं। देखो इनमें दोनों में कोवलेंट बॉन्ड की संख्या सेम है। ऑक्टेट कंप्लीट चेक कर लेते हैं। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, कार्बन का तो कंप्लीट है, नाइट्रोजन का भी कंप्लीट है 4 बॉन्ड, इधर भी कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट, इधर ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो फिर चार्ज सेपरेशन वो भी सेम ही है। फिर सेम चार्ज है नहीं इसमें। फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वाली बात आ जाती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ही स्टेबल होगा। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव दोनों सेम है तो कैंसिल आउट हो गई बात। बट यहाँ कार्बन पर नेगेटिव है, यहाँ नाइट्रोजन पर नेगेटिव है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। 2 नंबर की स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। फिर 1 नंबर की। अब बात करेंगे 3 और 4 में से। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड तक अपन आ गए थे। ऑक्टेट कंप्लीट की बात कर लेते हैं। देखो इसमें ऑक्टेट कंप्लीट वाली बात लागू हो रही है या नहीं हो रही है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पर नाइट्रोजन का 2 4 6 ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 4 6 8 इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इसका मतलब 4 नंबर आ जाएगा ज़्यादा स्टेबल और 3 नंबर की स्टेबिलिटी उससे भी कम। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। क्लियर हो गया होगा शायद। ऐसे आप प्योस करके बाकी वाले नीचे भी निकाल सकते हैं यदि आप चाहो तो, बाकी मैं बता ही रहा हूँ। देखो इस नीचे वाले में आ जाओ। 6 नंबर में चार्ज्ड हैं दोनों। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड
नो डाउट इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक है यहाँ पर, यहाँ दो दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें को यदि मैं एक इसको दो कहूँ तो कोवलेंट बॉन्ड जिसमें ज़्यादा होंगी उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। 7 नंबर में आ जाओ। इसमें देखो यदि मैं इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर कह दूँ तो इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक करें। नो डाउट 1 नंबर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये अनचार्ज्ड है। अब बात करेंगे 2 और 3 में से, ठीक है। 2 और 3 की बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड यदि काउंट करें तो दिखाई दे रहा है शायद कोवलेंट बॉन्ड सेम है दोनों के अंदर। उसके बाद ऑक्टेट कंप्लीट की बात करें तो देखो यहाँ क्लोरीन का 2 4 6 8 पूरा है। इसमें कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ इस कार्बन का 2 4 और 6 इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कौन से वाले में? इस वाले स्ट्रक्चर में। तो 3 नंबर की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और 2 नंबर की स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी और 3 नंबर की स्टेबिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। क्लियर है बात? 1 2 3। इसमें आ जाओ। देखो चार्ज अनचार्ज वाली बात नहीं। कोवलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवलेंट बॉन्ड भी दोनों में सेम ही है। ऑक्टेट कंप्लीट की बात करें तो देखो यहाँ 2 4 ऑक्सीजन का भी इनकम्प्लीट है। यहाँ कार्बन का भी 2 4 और 6 इसका भी इनकम्प्लीट है। दोनों का ही अनकम्प्लीट है, ठीक है। तो ऑक्टेट कंप्लीट पर भी बात नहीं हो रही है। चार्ज सेपरेशन इसमें लागू नहीं होगा, सेम चार्ज भी इस पर लागू नहीं हो रहा है। इसके बाद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली बात करें तो देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है यहाँ पर और ये वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। क्लियर है बात? इसका मतलब ये हो गया कि देखो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 1 नंबर की स्टेबिलिटी ज़्यादा और 2 नंबर की स्टेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे। देखो इसमें चार्ज हैं सब की सब, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यदि कंसिडर करें तो 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4 नहीं फैसला हो रहा। ऑक्टेट कंप्लीट की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें तो ऑक्टेट कंप्लीट में देखो 3 4 8, इसका भी 8, इसका भी 8। इसमें भी देखो इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका भी 6 2 8, 6 2 8 सबका ऑक्टेट कंप्लीट है। फिर चार्ज सेपरेशन की बात करें, चार्ज सेपरेशन की यदि बात करें तो चार्ज सेपरेशन से भी फैसला नहीं हो रहा है क्योंकि चार्ज सेपरेशन भी सेम ही है। फिर सेम चार्ज की बात करें तो यदि मैं यहाँ पर देखूँ तो तीसरे नंबर वाले में सेम चार्ज पास आ रहा है तो तीसरे वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, ठीक है। अब यदि बात करें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज वाली बात लागू करें तो यहाँ देखो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन, ये बात तो दोनों में बराबर है। बट यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव ज़्यादा स्टेबल है तो 1 नंबर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर 2 और फिर 3। इस टाइप से अपन सबकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। देखो रेजोनेंस के टाइप, जैसे अदर इफेक्ट हमने देखा, इंडक्टिव भी 2 टाइप का +I -I, इलेक्ट्रोमेरिक भी 2 टाइप का +I +E और -E, हाइपर कंजुगेशन भी 2 टाइप +H और -H। ठीक वैसे ही रेजोनेंस इफेक्ट भी 2 टाइप का होता है, +R इफेक्ट और -R इफेक्ट। +R बोले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है और -R बोले तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है। मतलब इसको मैं कह दूं डोनेटिंग और ये क्या है? विड्रॉइंग। ये विड्रॉइंग इफेक्ट है किससे? कॉन्जुगेटेड सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाले ग्रुप होते हैं और ये वाले कॉन्जुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट जिसका होता है, इलेक्ट्रॉन देने का इफेक्ट, उसको +R इफेक्ट बोला जाता है और जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है उसका -R बोला जाता है। कुछ ग्रुप्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है कि कौन से +R डालते हैं, कौन से -R डालते हैं। तो देखिए पहले मैं बात कर लेता हूं +R वालों की। ध्यान दीजिएगा, +R इफेक्ट उन ग्रुप्स का होगा, एक चीज दिमाग में रखिएगा, जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जिसमें इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है उसको हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोल रहे हैं। उसके साथ जो अटैच एटम है उस एटम पर लोन पेयर यदि प्रेजेंट है तो वो डोनेटिंग नेचर रखने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है।
ठीक है, उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी उसका प्लस आर होगा। देखो यहां से ऑक्सीजन अटैच होगा, लोन पेयर है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो प्लस आर हो गया। यहाँ नाइट्रोजन प्लस आर, यहाँ भी नाइट्रोजन प्लस आर, नाइट्रोजन इसमें भी ये नाइट्रोजन डोनेट करेगा प्लस आर, ऑक्सीजन डोनेट करेगा, सल्फर डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, ऑक्सीजन या हेलोजन सब लोन पेयर हैं, अपना एलपी डोनेट करेंगे तो प्लस आर इफेक्ट हो जाएगा। और ऑक्सीजन पर भी एलपी है, डोनेट करेगा, प्लस आर इफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, प्लस आर इफेक्ट। जो एटम कॉन्जुगेटेड सिस्टम से जुड़ा है उस एटम के ऊपर लोन पेयर है तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, मैं नहीं कह रहा हूं 100% है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि वो लोन पेयर डोनेट ही करेगा, तो प्लस आर इफेक्ट उसका बोला जाएगा। क्लियर हो गया होगा शायद। अब मैं इन प्लस आर के ऑर्डर की बात करूं तो देखो NH2 का जो प्लस आर है वो ज्यादा होता है OH या फिर OR जैसे ग्रुप से। ऐसा क्यों? क्यों नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, यहां ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी किसकी? नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लियर है बात। तो नाइट्रोजन की टेंडेंसी ज्यादा होगी तो इसका प्लस आर ज्यादा होगा। ध्यान रखना, ये बातें भी काम आएंगी सब। NH2 का प्लस आर ज्यादा OH से या फिर OR ग्रुप से। ऐसे ही इस ग्रुप की कंपैरेटिवली, ये वाला ग्रुप रहा, इस ग्रुप की कंपैरेटिवली इसका भी प्लस आर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है, देखो इसमें ये जो लोन पेयर है ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम को डोनेट करने की नेचर रखेगा, बट इसमें तो ये इधर भी आ सकता है, ये इधर भी जाकर के पाई के साथ रेजोनेंस कर सकता है। क्लियर हुआ? इसमें दोनों तरफ मूव होने के चांस हैं, जबकि इसमें एक ही तरफ मूव होने के चांस हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तरफ, इसलिए इसका प्लस आर ज्यादा है, एलपी देने की नेचर ज्यादा है। अब इसमें यदि बात करें तो देखो OH या OR में लोन पेयर, और यहाँ भी ऑक्सीजन पर ही लोन पेयर है, यहाँ भी ऑक्सीजन पर ही लोन पेयर है, बट यही बात अप्लाई होगी यहाँ भी। ये दोनों ग्रुप ऐसे हैं जो एक ही तरफ देने की टेंडेंसी रखते हैं, जबकि इसमें ऑक्सीजन इधर भी दे सकता है और ऑक्सीजन इधर भी ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम, तो इसका प्लस आर कम और इनका प्लस आर ज्यादा। अब इन दोनों को अपन बार बार साथ लेते आ रहे हैं, OH और OR में से प्लस आर ज्यादा किसका? OH का ज्यादा। देखने में से लग रहा है कि जैसे OR का ज्यादा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि R का प्लस आई भी पड़ रहा है ना, ये दिमाग काम कर जाता है कि R का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है तो लोन पेयर देने की टेंडेंसी यहाँ से ज़्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ स्टेरिक फैक्टर काम करता है। ये जो एल्काइल ग्रुप है इसकी साइज बिग होने की वजह से एलपी डोनेशन की पावर कम हो जाती है ऑक्सीजन की कंपैरेटिवली। यहाँ इसकी देखो, यहाँ हाइड्रोजन छोटी साइज का एटम है तो ऑक्सीजन इजीली लोन पेयर डोनेट कर देता है, इसलिए OH का प्लस आर ज़्यादा और OR का प्लस आर कम। सब एक ही जैसे हैं, ध्यान रखना है। अब बात करेंगे माइनस आर इफेक्ट की। इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम से विड्रॉ करने वाले ग्रुप हैं ये सब के सब, ये रेजोनेंस के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। ठीक है, देखो इसमें इनको मैंने 3 टाइप से डिवाइड कर दिया। टाइप 1, इनकी क्या खास बात होगी कि आपको जो ध्यान रखना, जैसे इसमें मैंने बताया कि अटैच जो एटम है उसके ऊपर लोन पेयर है तो वो प्लस आर की नेचर रखेगा मोस्टली। इसमें क्या होगा, जो अटैच एटम है, जो भी एटम अटैच है कॉन्जुगेटेड सिस्टम से, वो यदि पाई बॉन्ड बना रहा है, वो एटम यदि पाई बॉन्ड बना रहा है तो ऐसे केस में जनरली ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेंगे कॉन्जुगेटेड सिस्टम से। कैसे? देखो ये इधर खींचेगा तो इधर कॉन्जुगेटेड से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। इसमें भी देखो ये कार्बन पाई बना रहा है, ये कार्बन पाई बना रहा है, ये कार्बन पाई बना रहा है, एल्डिहाइड है, कीटोन बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एस्टर है, एसिड हेलाइड है, एमाइड है, साइनाइड है, ये भी खींचेगा, नाइट्रो है, ये भी खींचेगा, ये सल्फोनिक ग्रुप है, ये भी खींचेगा। सब के सब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले हैं, ये माइनस आर पड़ेगा इनका। ठीक है, एक टाइप के तो ये हो जाएंगे। इनकी जो खास बात है ध्यान में रखने वाले, वो बात मैंने बता दी, जो एटम अटैच है कॉन्जुगेटेड से वो आगे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऐसे केस में जनरली हम उसको माइनस आर इफेक्ट वाला ही मानते हुए आगे चलेंगे। कुछ एक्सेप्शनली केस हट जाएंगे, आगे बात करेंगे। देखो टाइप 2, माइनस आर का टाइप 2 में लेता हूं, स्पीसीज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल, ऐसी स्पीसीज भी माइनस आर इफेक्ट डालती हैं। एग्जाम्पल लिया मैंने, ये अपना कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेंजीन है जिसके साथ ये P, जिसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप और फॉस्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज है। नो डाउट, देखो फॉस्फोरस के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। वैकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर खींच लेगा। यदि ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ये ग्रुप PMe3 पर पॉजिटिव चार्ज, तो इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट हो गया? माइनस आर हो गया, विड्रॉइंग इफेक्ट हो गया।
क्लियर है। तो इस कार्बन पर पॉजिटिव आ गया और ये न्यूट्रल हो गया। अब ऐसे इस पॉजिटिव के साथ इसमें रेजोनेंस शो कर देंगे। क्लियर हुआ। टाइप 2। टाइप 3 में देखिए स्पीसीज हैविंग वेकेंट p ऑर्बिटल्स, ऐसे स्पीसीज जिनमें वेकेंट p ऑर्बिटल होते हैं वो भी -r इफेक्ट डालती हैं। जैसे Br2 ले लिया मैंने, ठीक है, ये बोरोन, क्या है, बोरोन, ये बेंजीन के साथ अटैच है। वी नो दैट बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल होता है। वेकेंट p ऑर्बिटल होने की वजह से ये भी इसकी तरह ही क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को बाहर खींचेगा, इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम से खींचेगा। तो B पर तो नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसके बाद ये तो पाई इलेक्ट्रॉन एज इट इज है इसमें। तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है Br2 भी, तो इसका भी कैसा इफेक्ट हो गया, -r इफेक्ट बोला जाएगा। क्लियर हुए। +r और -r इफेक्ट वाले ग्रुप्स, ध्यान रखना इन ग्रुप को। अब कुछ दो एक इंपॉर्टेंट बातें, कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो न तो +r डालते हैं न -r डालते हैं। कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो +r और -r दोनों डालते हैं। तो देखो नोट डाल के लिखा है, देयर आर सम ग्रुप्स विच शो बोथ +r एंड -r इफेक्ट। जैसे ये देखो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, अटैच एटम पर लोन पेयर भी है और आगे पाई बॉन्ड भी है, तो ये +r भी डाल सकता है और -r भी डाल सकता है। सेम ये ऐसे ये SO2H है, सेम ऐसे ही ये विनाइल ग्रुप है और ये फेनिल ग्रुप है C6H5। इन ग्रुप का +r भी हो सकता है -r भी हो सकता है, डिपेंड करता है ये किस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जुड़े हैं, उसकी नेचर पर डिपेंड करेगा कि ये +r डालेंगे या फिर -r विड्रॉइंग वाला इफेक्ट डालेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट बात, देयर आर सम ग्रुप्स नाइदर शो +r नोर -r इफेक्ट। कुछ ऐसे ग्रुप भी हैं जिनका +r और -r कुछ नहीं होता है, जैसे NH3 पर पॉजिटिव है, ये जुड़ा हुआ हो तो न तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा न इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ऐसे ही NR3 पर पॉजिटिव, OF2 पर पॉजिटिव, OR2 पर पॉजिटिव, ये सब के सब ग्रुप ऐसे हैं जिनका न तो +r है न ही -r इफेक्ट है। ओनली और ओनली इनका -i जरूर होता है। ये ऑल ग्रुप शो -i इफेक्ट, नीचे वाले ये। क्लियर है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जो +r और -r को क्लियर करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स अबाउट रेजोनेंस। रेजोनेंस से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। देखो, रेजोनेंस वर्क्स ओनली एट ऑर्थो एंड पेरा पोजिशन विद इक्वल इंटेंसिटी, इट नेवर वर्क एट मेटा पोजिशन। पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, देखिए सपोज दैट ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसके ऊपर यहां कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम अटैच है। क्लियर है। तो ये जहां जिस पर अटैच है वो पोजीशन होती है इप्सो पोजीशन। उसके जस्ट पास वाली जो पोजीशन होती हैं वो होती हैं ऑर्थो। ये भी कौन सी है, ऑर्थो पोजीशन। उसके जस्ट एडजासेंट आगे वाली जो होती हैं वो होती है मेटा, ये वाली भी मेटा, और लास्ट वाली जो होती है वो होती है पेरा। क्लियर है। एक तो इप्सो, दो ऑर्थो, ये दो मेटा और एक ये पेरा। यहां जो भी ग्रुप अटैच होगा उसी के बेस पर हम ये बताएंगे कि इप्सो कौन है, ऑर्थो कौन है, मेटा कौन है और पेरा कौन है। यदि बेंजीन रिंग पर कोई भी ग्रुप अटैच नहीं होता है तो ऑर्थो, मेटा, पेरा, इप्सो पोजीशन नहीं डिसाइड की जा सकती। क्लियर है बात। मैं बात इनकी बात कर रहा हूं। तो अब देखो, रेजोनेंस वर्क्स ओनली एट ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन। ऑर्थो और पेरा पोजीशन पर ही वर्क करता है और इक्वल इंटेंसिटी के साथ करता है। ये नहीं कि ऑर्थो पर ज्यादा लगता है और पेरा पर कम लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इट नेवर वर्क एट मेटा पोजिशन, मेटा पर ये वर्क नहीं करता है। क्लियर है बात। रेजोनेंस प्रोसीड इन द सिस्टम वाया पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ये प्रोसीड होता है। इंडक्टिव इफेक्ट वर्क एट ऑल पॉइंट, सब वर्क पॉइंट पर तो काम करेगा बट विद डिफरेंट इंटेंसिटी। डिफरेंट इंटेंसिटी डिफरेंट होगी। यदि यहां वाले ग्रुप का -i है तो इन पोजीशन पर -i ज्यादा लगेगा, फिर -i कम होगा और -i यहां सबसे कम होगा। मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के वीडियो में बता दिया कि डिस्टेंस डिपेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट। डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है। तो मतलब सभी पॉइंट्स पर इक्वल इंटेंसिटी से वर्क नहीं करेगा इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। और उनकी इंटेंसिटी का ऑर्डर मैं आपको बता ही चुका हूं। इप्सो पर सबसे ज्यादा करेगा यहां, तो फिर उसके बाद ऑर्थो पर आ जाएगा, उसके बाद मेटा पर और उसके बाद पेरा पर। ये किसका है,
इंडक्टिव इफेक्ट का है। इंडक्टिव इफेक्ट प्रोसीड इन द सिस्टम वाया सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मैं ये कह दूं तो वो डिस्प्लेसमेंट इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है, इसलिए। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन सेम रेजोनेंस की तरह, जस्ट लाइक रेजोनेंस इट मींस वर्क्स एट ओनली ऑर्थो एंड पेरा पोजीशन। हाइपर कंजुगेशन यदि यहां वाले ग्रुप का हो तो उसका रेजोनेंस की ही तरह ऑर्थो और पेरा पर वर्क करेगा, मेटा पर नहीं करेगा, और इक्वल इंटेंसिटी के साथ करेगा। देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब यदि मैं एक बात और बताऊं कि कई बार अपने को देखो ये दिक्कत आ जाती है कि सपोज दैट ये रेजोनेंस है, ये हाइपर कंजुगेशन है, ये इंडक्टिव है, ये तीनों एक साथ, इनके बीच यदि हमें कंपैरिजन करना हो तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि इनमें डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है। तो R डोमिनेटिंग है H पर और H डोमिनेटिंग है इंडक्टिव पर। H बोले तो हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, R या M मिजोमेरिक इफेक्ट भी कह देते हैं इसको। ठीक है, मिजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट सबसे ज्यादा डोमिनेट करेगा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और सबसे कम इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और इनमें भी यदि सिमिलरिटी आ जाए तो फिर बात डिपेंड करेगी डिस्टेंस पर, और उसके बाद नंबर पर, और उसके बाद पावर पर। ये बात मैं काम में लूंगा आगे, जब बात आएंगी तब देखना। डिस्टेंस सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, फिर नंबर चेक करेंगे और फिर उसकी पावर चेक करेंगे। एक तो दूरी, फिर वो संख्या में कितने हैं, पहले दूरी चेक करनी है, दूरी पर यदि कोई फैसला नहीं होता है तो फिर उनकी नंबर चेक करनी है, संख्या में कितने हैं, वो प्लस आर वाले या माइनस आर वाले, फिर उस पर भी फैसला नहीं हो रहा तो फिर पावर पर जाना है उनकी, कि उनकी प्लस आर की पावर कितनी है या माइनस आर की पावर कितनी है। क्लियर है बात? ठीक है, इंडक्टिव का मैं आपको बता ही चुका हूं, इप्सो पर सबसे ज्यादा और फिर सबसे कम पेरा पर लगता है इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज क्लियर। रेजोनेंस के इस लेक्चर में मैंने आपको बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं। यदि आपको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।